नगर से आप विधायक रहे, लेकिन अभी आप विधायक हैं नहीं। क्या चूक हुई, कैसे लगा कि आप हार गए, तो क्या इसके पीछे का है? हम ऐसा ऐसा काम किए जो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि सुरेश जी के समय में बहुत, जैसे नगर निगम डायरेक्ट चुनाव कराना। तो मैंने कह दिया कि मेट्रो नाम हम पटना में चलेगा, मैं ना हूँ। फिर बाद में हमको पता चला कि तो 2 बार कैंसिल हो चुका है, और आज हमारे प्रधानमंत्री उस मेट्रो का उद्घाटन करने आ रहे हैं। यह मेरे लिए गर्व का विषय है। तो सब काम हो रहा है, लेकिन दुष्प्रचार और कोरोना के टाइम में 8 महीना कोई लेबर काम नहीं करने निकलता था। तो जो हम प्रोजेक्ट लाए 2600 करोड़ का, वह काम अधर में लटक गया। हार का कारण यही है। यह शहर हमें बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाया। यह शहर पूरे बिहार में पिछले बार सबसे ज़्यादा वोट से हमको जिताया। यह शहर का ऋण है। मैं उसके बात को नहीं टाल सकता हूं कि मैं नहीं खड़ा होऊंगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होने में अब यूं कहें कि बहुत कम ही समय है, और ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है बिहार में। नेताओं का आना जाना तो हो ही रहा है। खासकर बिहार के जो कद्दावर नेता हैं, वह भी दौरा जो है तेज कर दिए हैं। आज हम बात ऐसे नेता से करेंगे जिनकी छवि जो है एक ऐसे नेता के रूप में है, और खासकर इस बात से आप सहमत हो सकते हैं कि इन्होंने जो है एक तरह से जो है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो है कई सभाओं में यात्रा की, कई सभाओं में उनकी सभा के साझेदार बने। एक तरह से कहें तो उनकी जो सफलता है उसमें भी इनकी भागीदारी रही। आज हम बात करेंगे बिहार का, उत्तर बिहार का एक तरह से समृद्ध इलाका मुजफ्फरपुर के एक कदावर नेता सुरेश शर्मा जी से, और सुरेश शर्मा जी से बात करेंगे, उनके राजनीतिक सफर के बारे में भी जानेंगे, और कैसे उनका जो भविष्य की जो योजना है वह भी जानेंगे। अब राजनीति कैसा हो रहा है और पहले की राजनीति कैसी थी उसके बारे में भी जानेंगे। तो सीधे हम मिलते हैं सुरेश शर्मा जी से। आपका प्रभात खबर में स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल आपका यह है कि आप बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, नगर विकास मंत्री भी रहे, और एक राजनीतिक सफर आपका लंबा रहा है। तो अब शुरुआत से करते हैं हम इस बात से कि जो राजनीतिक सफर है या राजनीति में आने की जो प्रेरणा है वो कैसे आपको मिली? देखिए, हमारी माता जी वैशाली कंस्टिट्यूंसी विधानसभा से, वह दीपक छाप, उसमें जनसंघ पार्टी थी जी, दीपक छाप था, तो वहां से वो खड़ी हुई, और खड़ी होने से बहुत कम एलपी शाही कद्दावर नेता कांग्रेस के थे उस समय, और उनके अगेंस्ट में खड़ा होना एक बड़ा ही मजबूती की बात थी कि कोई खड़ा होना चाहता नहीं था जी। तो वो खड़ी हुई, और 500-600 वोट से ही वो हारी। तो इस बात की चर्चा जनसंघ से टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी, कैलाशपति मिश्र, इन लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बना कि एक घरेलू वाइफ, हाउस वाइफ, और इतने अच्छे प्रदर्शन हुआ, इतना अच्छा वोट काटी, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ा पार्टी के ऊपर, और हारू जरूर गई। बाद में हमारे यहाँ जनसंघ काल से, संघ से ये सब लोग का आना जाना, क्योंकि हम तो कंप्लीट उस समय, उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में हम व्यवसाय में आ गए थे जी। तो व्यवसाय के नाते बहुत पॉलिटिक्स में हमारा एक्टिविटीज नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल जो बीजेपी जनसंघ के लोग थे वो हमसे बराबर आकर के मिलते थे, और उस समय मिलने का उद्देश्य कोई ये था कि हम लोग
अच्छे बिजनेस करते थे, तो उस समय पार्टी बहुत सीमित दायरे में थी। आर्थिक तौर से पार्टी बहुत कमजोर कही थी। तो हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके विचार से बहुत ही हम लोग प्रभावित थे। तो पार्टी में हम नहीं थे, लेकिन पार्टी को हम लोग मदद करते थे अपने एंगल से। गाड़ी की जरूरत हुई तो दे दिए, कुछ कहीं कार्यक्रम है तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर दिए। तो इस तरह का मदद हम लोग करते आए। लेकिन जब भाजपा बनी, तो कानपुर में भाजपा बनी जी। तो उस समय हम लोग भाजपा में, कानपुर में हम ज्वाइन नहीं किए थे, लेकिन अटल जी, आडवाणी जी, इन लोगों का बड़ा सम्मेलन मुंबई में हुआ। उस सम्मेलन में हम लोग को वहां जाने का मौका मिला और हम लोग वहां गए, बल्कि हम लोगों को प्रोत्साहित किया गया जो सम्मेलन में चलिए। तो 2 दिन का सम्मेलन था और अच्छा लगा। वहीं हम लोग पार्टी 80 में पार्टी, हम लोग भाजपा पार्टी, हम जनसंघ के मेंबर नहीं थे। भाजपा में आप जो है हाँ, वो तो हाँ, एक तरह से पूर्ण रूप से सम्मिलित हुए जी। और सम्मिलित होने के साथ हम लोगों का ये उद्देश्य नहीं था कि टिकट मिल जाएगा, एमएलए बनेंगे या ये करेंगे, ये सब मन में उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे विचारधारा के लोग, राष्ट्रवादी विचार, तो हम लोग थे कि हम लोग को क्या लेना देना है, इसी पार्टी में हम लोग रहेंगे, इसी को मदद जो होगा करेंगे। और ये पार्टी ही देश के लिए, हमारे दिमाग से कि यही पार्टी, उस समय कुछ पार्टी का कुछ था नहीं अस्तित्व, केवल वो जो सरकार बनी थी उसमें जो छवि निकला था अटल जी का, जो अलग हुए थे, दोहरी सदस्यता की आरएसएस और मेंबरशिप में, और जो उनका व्यक्तित्व सब आया, उससे हम लोग बहुत प्रभावित हुए। ठीक बात है। तो आप फिर ज्वाइन कर लिए 80 के बाद। अब मेरा यह सवाल है कि चूंकि आप बहुत पुराने लीडर हैं और बहुत करीब से राजनीति को समझते हैं, परखते हैं, तो अब की जो राजनीति है और तब की राजनीति, उसमें आपको क्या दिखता है? देखिए, वो लोग एक देश के आइडियोलॉजी को दे रहे थे, मार्केटिंग नहीं था, आइडियोलॉजी फ्लोट कर रहे थे कि कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, कैसा देश होना चाहिए, कैसे जनप्रतिनिधि होना चाहिए, देश में क्या समस्या है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह की बातें थी। आज पॉलिटिक्स में वो बात नहीं। आज पॉलिटिक्स में कैसे हम सत्ता में बरकरार होंगे, आएंगे, सत्ता कैसे हमको, तो उस समय साधन भी नहीं था पार्टी के पास, और केवल आइडियोलॉजी था, विचारधारा था दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। तो वो विचारधारा बहुत ही उत्तम था, लेकिन विचारधारा से ही आप सत्ता में आना मुश्किल हमको भी लगता है। तो बाद की जो राजनीति में लोग आए, वो लोग मतलब आइडियोलॉजी के साथ सत्ता में आने की बात आई, और जब सत्ता में आने की बात आई तो उसके तौर से मार्केटिंग शुरू हुआ। मतलब इसका एक तरह से बाजार जैसा जो है, मतलब हाँ, मैंने हमारा कैसे सत्ता मिलेगा, वो उस समय अटल जी लोग को सत्ता मिलेगा, ये कोई उद्देश्य, विचार की राजनीति। और आज है कि विचार के साथ सत्ता की भी राजनीति है कि भाई हमें सत्ता नहीं होगा तो हम अपने विचार को धरातल पर नहीं उतार सकते हैं, हमारी आइडियोलॉजी फेल कर जाएगी। तो हम समझते हैं कि दोनों को मिला दीजिए, तो मिला जुला करके बेहतर आज जो भाजपा का हम कह रहे हैं,
और कैसे उनको दूसरे को मिला के हम अपने अंदर अटल जी भी 23 को पार्टी की सरकार चलाए थे। तो आज ये लोगों की ये क्षमता बनी कि हम दूसरे को भी कैसे अपने साथ जोड़ करके करेंगे, और हम अगर कमजोर हैं तो हम अपने ऐसे लोगों को मिला रहे हैं जो मिला करके हम सत्ता में भी रहे और हमारा जो आइडियोलॉजी है वो भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बिहार सरकार में आप मंत्री रहे, पूर्व मंत्री भी रहे नगर विकास विभाग में। अगर पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आपको क्या लगता है, शिक्षा, स्वास्थ्य या इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों चीज में सबसे ज्यादा अभी फिलहाल किस चीज पे काम करने की जरूरत है? देखिए, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब नहीं होगा तो डेवलपमेंट, न बिजली थी, तो डेवलपमेंट का मेन स्रोत हमारे समझ से कि जब तक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, कम्युनिकेशन और उसके साथ विद्युत, तब तक जो है सो हर काम में जो बढ़ोतरी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो फर्स्ट टाइम है कि बिहार के अंदर आज सड़कें सही हुई है और सड़क के साथ बिजली की भी, पहले जो बिजली थी ही नहीं तो आपको सोच ही नहीं सकते थे कि यहाँ कोई इंडस्ट्री लगेगा, यहाँ कोई ट्रेडिंग होगा, यहाँ कोई बड़ी कारखाना लगेगा, कुछ भी नहीं था। तो ये दोनों काम आप समझिए कि नीतीश जी की सरकार और केंद्र की मदद, देखिए इम्प्लीमेंट नीतीश जी का है और केंद्र ने इनको जी मदद किया, जीएसटी वगैरह से, सब जैसे भी हो। तो आज बिहार के अंदर में अब शिक्षा पर भी सरकार का ध्यान गया है। पहले टीचर कहाँ थे, स्कूल का बिल्डिंग कहाँ था, अब क्या था, कुछ नहीं था। हॉस्पिटल थे तो डॉक्टर कहाँ थे, दवा कहाँ मिलता था, कुछ भी नहीं था। तो ये सारी चीज धीरे धीरे एकदम माइनस में था। अब धीरे धीरे ये सब चीज पूरा होते जा रहा है, तो इंडस्ट्रीज भी लगना शुरू हुआ है और शिक्षा में भी टीचरों की बहाली हुई है। पढ़ने के लिए जो विद्यार्थी है उनके लिए रहने बैठने का कुर्सी टेबल ये व्यवस्था हुआ है। और उनको ये भी हुआ है, पहले क्या था कि डिफरेंट वेरिएशन था बच्चों में, वो बच्चे न कपड़ा था न कुछ था, फटे हाल स्थिति में थे। आज उसको ड्रेस मिलता है और उसी ड्रेस में दूसरे समान अपर क्लास के भी लोग रहते हैं और वो भी रहता है। तो उसको ये जो सिस्टम मिला है, इस सिस्टम से एजुकेशन में भी बहुत बदलाव हुआ है, समझे ना। और लग रहा है कि अब जिस तरह सिर्फ पढ़ने के लिए बड़े कॉलेज में देखिए, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, आज कितना पैसा दे रही है सरकार, कितना लोन दे रही है। पहले किसी को कहाँ जमीन बेच करके कोई पढ़ा लेता था, कोई पैसा तो था नहीं। आज साधारण परिवार के लोग भी इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, ये हो रहा है। और अभी जो सरकार ने किया है कि उनका इंटरेस्ट माफ कर दिया एजुकेशन लोन का, ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि बड़ी लोन होती है ना, कोई 2-4 लाख का रुपया तो करेगा, 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपया लोन मिलता है। उसका इंटरेस्ट कितना हो जाता है, वो इंटरेस्ट माफ कर देना, ये तो समझिए कि एजुकेशन, ये छाड़ चांद लगाने का संपादक भी ये सिद्ध होगा। ठीक है, अब सीधे बात करते हैं राजनीति से। नगर से आप विधायक रहे, लेकिन अभी आप विधायक हैं नहीं। क्या चूक हुई, कैसे लगा कि आप हार गए, तो क्या इसके पीछे कारण रहा? देखिए, हम जब ऑनेस्टली जब हम
मंत्री बने, हम जब विधायक थे तो हमने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के काम, यहाँ के रोजमर्रे लोगों से मिलना जुलना, उसकी छोटी मोटी पैरवी बात जहाँ तहाँ, ये सब रात दिन करते थे। जब हम मंत्री बने तो हम बिहार को संभालने के चक्कर में आए। हम ऐसा ऐसा काम किए जो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि सुरेश जी के समय में बहुत, जैसे नगर निगम को डायरेक्ट चुनाव कराना, कितना बड़ा काम था ये तो मैंने कहा मुख्यमंत्री कि जहां गलत ढंग से पैसे से जिस संगठन को बनाया जाता है उससे ईमानदारी की कल्पना करना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए। हम कहे कि इसका डायरेक्ट चुनाव करवा दें, और डायरेक्ट चुनाव से लाभ हुआ। दूसरी चीज कि बिहार में जो ये निगम विकास था, इसका इंजीनियरिंग सेले नहीं था, बड़ो प्लेयर से काम हो, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? कुछ नहीं। मैंने इसका थी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया, कॉरपोरेशन में स्टाफिंग पैटर्न बनाया, उसके अंदर चीफ इंजीनियर से लेकर के जेई तक बहाली हुआ और काम की गुणवत्ता में सुधार हुआ। उसके बाद कई एक काम हुआ, जैसे कचरा प्रबंधन। तो मुख्यमंत्री जी बराबर कहते थे कि सुरेश जी खाद बनना चाहिए, तो गीला कचरा सेग्रीगेट करके और सूखा कचरा का खाद बनाने का, यानी किसान कृषि प्रधान देश में वह खाद जो है गीला कचरा का मिलेगा तो केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज कम होगा, जिससे हमें बीमारियां जो हो रही है उसमें कमी आएगी। और दूसरा चीज है कि एसटीपी बनाकर नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने किया कि एसटीपी से शुद्ध पानी किया जाएगा और उसको हम नहर में नाले के जरिए बहाएंगे तो उससे सिंचाई का काम होगा। तो हमें पर जितना पानी वेस्टेज जो वाटर है वो यूज हो जाएगा। इस काम को हम लोगों ने करवाया। और सबसे बड़ी चीज थी कि 2 बार मेट्रो कैंसिल हो चुका था बिहार में, और लोग कह रहा था कि बिहार में उसका जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल हो गया, अब नहीं होगा। समझे ना? मुझको उस समय इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो कुछ पत्रकार लोग कुछ काम हुआ कि सुरेश जी आप मंत्री बने हैं, बिहार में पटना में मेट्रो चलेगा कि नहीं? तो मैंने कह दिया कि मेट्रो यहाँ हम पटना में चलेगा, मैं ना आऊँगा। फिर बाद में हमको पता चला कि तो 2 बार कैंसिल हो चुका है। अच्छा, इसका प्रोजेक्ट ही वायबल नहीं है। तो हमने कहा कि क्यों वायबल नहीं है? तो लोग कहा कि इसका जो रेडियस, मूवमेंट रेडियस मेट्रो का है वो इतना, हम कहीं इसको बढ़ा क्यों नहीं दिया जाए, हमने फतुहा वगैरह में क्यों नहीं मेट्रो चलेगा? तो हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और पत्र मिलने का लिखा। फिर हमको पीएमओ से आया कि भाई काहे के लिए मिलना चाहते हैं, तभी तो टाइम मिले। हमने कहा कि मेट्रो, और हम गए वहाँ 15-20 दिन के बाद। आप यकीनन मानिए कि ये देश का प्रधानमंत्री कितना सेंसिटिव है कि इन्होंने हमको बुलवाया और पूरा मेट्रो का पूरा टीम बैठा हुआ था और हमने जो प्रपोज दिया और उसमें राइट्स और एनआईटी ये लोग मिलकर के मेट्रो का 8 महीने में प्रोजेक्ट बनाया। मुझे आज गर्व है कि लिखा हुआ है जो मेट्रो का शिलान्यास हुआ। अच्छा, बरौनी में प्रधानमंत्री जी किए, हम और उसमें मंत्री थे सरदार जी, हम दोनों आदमी चिड़ियाघर के सामने उसका बोर्ड लगा हुआ है, हम लोग वहीं पर उस शिलान्यास का विजुअल वहां पर कराए और आज हमारे प्रधानमंत्री उस मेट्रो का उद्घाटन करने आ रहे हैं। यह मेरे लिए गर्व का विषय है।
ये कोई भी कहेगा कि सुरेश शर्मा इतना बड़ा काम कर दिया, जो पटना में जहां मेट्रो नहीं चलना था वहां मेट्रो प्रधानमंत्री जी आज हरी झंडी दिखलाने जा रहे हैं 28 तारीख को। ये कितनी बड़ी बात है। तो मुझे अपने काम पर बहुत विश्वास है और मैं दिन रात उसी में लगा रहता था। स्वाभाविक है कि जल जमाव हुआ और जल जमाव यहाँ हुआ, प्रोजेक्ट दिया, उसका काम पूरा नहीं हो सका। 183 करोड़ का एसटीपी बनाने को उसमें लोगों ने बहुत तरह का अड़ंगा लगाया, यहाँ पे लोग पॉलिटिकल लोग लगाए और काम नहीं हुआ। और वो उसी को लोग दिखलाता था कि जल जमाव हो गया, जल जमाव हो गया। मेट्रो अथी एम्स चला गया, समझे ना, ये क्या कहते हैं हवाई अड्डा चला गया। ये हवाई अड्डा और एम्स से विधायक को क्या मतलब है? ये तो सेक्टर वो, ये सब मेरे एगेंस्ट में अच्छा, यही सब कारण रहा, प्रचारित किया गया। और मैं इस प्रचार जो किया गया, आज एम्स की जगह पर भाभा रिसर्च सेंटर, उससे बड़ा आप जानते हैं कि यहाँ के पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड है ऊपर के पानी में, और आज हजारों आदमी का इलाज हो रहा है। जेपी नड्डा साहब ने कहा और वो दिए। आज हवाई अड्डा बन रहा है, अस्पताल का आज हवाई अड्डा का भी तो जगह आप नहीं दीजिएगा तो बड़ा हवाई अड्डा कैसे बनेगा? तो जो पहले था रशियन फोकर फ्रेंडशिप में जो हमको प्लेन मिला था वही राजीव गांधी चलाते थे, और वो 24 सीटर फ्लाइट पर यहाँ से उड़ान भरेगी, इसकी व्यवस्था हो रही है। और ये ट्रेनिंग सेंटर था जी, बाद में जी, ये फ्लाइट का ट्रेनिंग सेंटर बना, वो भी यहाँ हो रहा है। तो सब काम हो रहा है, लेकिन दुष्प्रचार। और कोरोना के टाइम में 8 महीना कोई लेबर काम नहीं करने निकलता था, तो जो हम प्रोजेक्ट लाए 2600 करोड़ का, वह काम अधर में लटक गया। हार का कारण यही है। ठीक है। अब सीधा सीधी जो बात है, अभी चुनाव होना है और इस बात में दो महत्वपूर्ण बात कि एक तो एनडीए 243 में कितनी सीट पे जो है चुनाव लड़ेगी, तो 243 में कितना सीट आपके अनुमान से आना चाहिए? देखिए, हमको ये लग रहा है कि हम लोग की सरकार में अभी कहीं भी हम पूछ रहे हैं तो लोग इतना ऑब्लाइज्ड है। हमने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी दूसरी एजेंसी को रख करके करा। लोग गरीब से गरीब और ऊपर अमीर से अमीर लोग कहते हैं कि भाई हम एनडीए सरकार, भाजपा को करेंगे, जदयू को करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसको कंफर्टेबल मेजोरिटी में ये सरकार कितनों कोई कुछ करेगा। मैं कोई भाजपा में हूँ ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। जनता का जो स्लोगन है कि हम उसी को वोट देंगे, महिला का वही हमारा नमक खिया दिए, हम नमक हरामी न कर। महिला के काम में नीतीश जी जो किए हैं वो वर्णन करने वाला नहीं है। वो महिला और जो प्रधानमंत्री का जो स्कीम सब है, एक ही किसान के लिए, सब के लिए जो दे रहे हैं, तो वोटर तो सब चला गया एनडीए के साथ। अब ये लोग कितनों कुछ करेगा, तो हमको नहीं लगता है कि ये लोग आएगा। और 200 से ऊपर ही इसके लोग जीतेगा, समझे ना, सब मिलाकर के। और ठीक है, 200 है, लेकिन अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि भाजपा, आप इस पड़ाव में है, इस एज में अनुभवी नेता है, टिकट आपको देती है तो क्या करेंगे? और अगर टिकट आपको भाजपा नहीं देती है उस स्थिति में क्या करेंगे? देखिए, हम लोग का तो शरीर भाजपा है, एक एक कतरा भाजपा है। टिकट कोई मेरे लिए
ऐसा महत्व तो नहीं है कि टिकट हमको देगी तभी हम भाजपा रहेंगे और नहीं देगी तो हम भाजपा नहीं रहेंगे। टिकट देना न देना ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। मेरा काम यहाँ संगठन को सुदृढ़ रखना। नहीं, लेकिन इसमें हम एक सवाल फिर से पूछेंगे कि नेतृत्व का तो काम है, लेकिन आपके अंदर अपेक्षा है कि नहीं, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए हमारे अंदर के हम बहुत स्पष्ट आपको बताते हैं। मैं बहुत भीतर से नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं, समझे ना, लेकिन जो हमने 700-800 जगह निमंत्रण में गया तो जनता बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप नहीं ले, आपको लड़ना है। कोई कुछ आके ऑफिस में रोड देते हैं कि हम लोगों से गलती हो गई, मेरे शहर का विकास रुक गया, हम लोग नहीं निकले वोट देने, कम वोट गिराए, हम लोग गलतफहमी के शिकार बने। कुछ आप ही के पार्टी का लोग गलतफहमी किया, अगर पर्ची बांट दिया होता तो हम लोग शायद आप 10,000 से जीत ही जाते। जो उनकी कल्पना हुई, तो मेरे भाई यह शहर हमें बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाया। यह शहर पूरे बिहार में पिछले बार सबसे ज्यादा वोट से हमको जिताया है। यह शहर का ऋण है, मैं उसके बात को नहीं टाल सकता हूं कि मैं नहीं खड़ा हूंगा। पार्टी जाने, जनता हमको कह रही कि आपको खड़ा होना है और हम उसकी आवाज को नहीं रोक सकते। ये मेरे लिए यह कि मुझे, हम उसको नहीं कह सकते हैं कि मैं नहीं खड़ा हूंगा। मैंने कहा कि मुझे टिकट मिलेगा, मैं जरूर खड़ा हूंगा और इस शहर को सुंदर बनाना मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, बेबाकी से अपनी आपने बात रखी। तो ये थे सुरेश शर्मा जी, पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता हैं भाजपा के, और इनके बातों में लग रहा है कि जनता की आवाज है कि ये चुनाव लड़ें और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वह जो भी कहेंगे तो हम पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे। फिर हम इसी तरह के कद्दावर नेता से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।